हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आपका इस चैनल में। दोस्तों आज मैं लौट आया हूँ नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जेकेएसएसबी सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है कमर्शियल टैक्सेस में, उसके सिलेबस में जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है और करंट अफेयर्स का सेक्शन जो है उसमें हम आपने जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको करना है। तो टॉपिक वाइज में इसके अकॉर्डिंग जो है वो मैं कराऊंगा ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस। तो सबसे पहले हम आज करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों WHO जो है एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है हेल्थ की, जो कि फाउंड की गई थी 1948 में। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में सिचुएटेड है। एंड दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 194 मेंबर स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, जो कि 150 कंट्रीज़ के जो ऑफिसेज हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व है और 6 रीजनल ऑफिसेज जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और वर्क करता है ये कोलेब्रेशन के साथ विद मेंबर स्टेट्स। जो मेंबर स्टेट्स हैं 194, उसके साथ कोलेब्रेशन में ये वर्क करता है थ्रू मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ ऑफ डिफरेंट मेंबर स्टेट्स। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि WHO जो है वो लीडरशिप प्रोवाइड करता है ग्लोबल हेल्थ मैटर्स को। जो भी ग्लोबली हेल्थ से रिलेटेड मैटर्स हैं उसको ये लीडरशिप प्रोवाइड करता है और ये हेल्थ रिसर्च के एजेंडा को ये शेप आउट करता है, उसके नॉर्म सेट करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है और ये टेक्निकल सपोर्ट देता है कंट्रीज़ को ताकि वो मॉनिटर कर पाएँ और एसेस कर पाएँ ये हेल्थ के ट्रेंड्स को। ओके, तो WHO के ये कुछ फंक्शंस हैं, इसकी कुछ खासियतें मैंने आपको बता दी। तो WHO जो फंक्शनिंग स्टार्ट हुई थी इसकी वो हुई थी अप्रैल 7, 1948। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि WHO की फंक्शनिंग कब स्टार्ट हुई थी। तो इसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हुई थी अप्रैल 7, 1948 में। सो इस डेट को हम आज वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से मनाते हैं। दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ ऐसे उसके मेन एट्रीब्यूट्स हैं जो कि उसको करने हैं। तो चले जान लेते हैं। दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल हेल्थ वर्क जो है उसको मेंटेन करती है और डायरेक्ट और कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी है जो ओवरऑल वर्ल्ड में जो भी इंटरनेशनली हेल्थ वर्क्स हो रहे हैं उसको कोऑर्डिनेट और अथोराइज करता है। तो ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशंस, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, गवर्नमेंट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलकर ये काम करता है और ये असिस्टेंट प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट्स को इन स्ट्रेंथनिंग देयर हेल्थ सर्विसेज और साथ ही साथ ये प्रमोट करता है साइंटिफिक और प्रोफेशनल ग्रुप्स के कोऑपरेशन को, जो कि कंट्रीब्यूट करता है हेल्थ के एडवांसमेंट में। तो इसका ये ऑब्जेक्टिव है। अगला जो इसका इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसकी गवर्नेंस। इसकी गवर्नेंस कैसे होती है? तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है जो कि इसकी गवर्नेंस करती है। द हेल्थ असेंबली इज़ कंपोज्ड ऑफ डेलीगेट्स रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स। तो हेल्थ असेंबली जो है इसमें कुछ ऐसे डेलीगेट्स होते हैं जिसमें मेंबर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक मेंबर रिप्रेजेंटेड होता है बाय नॉट मोर देन 3 डेलीगेट्स। हर एक मेंबर के जो रिप्रेजेंट करता है हर एक मेंबर वो उसमें 3 से ज़्यादा डेलीगेट्स नहीं होते हैं। वन ऑफ होम इज़ डेजिग्नेटेड बाय द मेंबर एज अ चीफ डेलीगेट और इनमें से एक जो है मेंबर डेजिग्नेट करता है एज अ चीफ डेलीगेट। और जो ये डेलीगेट्स चूज़ होते हैं ये मोस्ट क्वालिफाइड होते हैं और इनका टेक्निकली ये कॉम्पिटेंट होते हैं अपने हेल्थ के फील्ड में, तो इसलिए इनको डेलीगेट बनाया जाता है। द हेल्थ असेंबली मीट्स इन रेगुलर एनुअल सेशन एंड समटाइम्स इन स्पेशल सेशंस एज वेल। अब ये जो हेल्थ असेंबली जो इसको गवर्न करती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, वो कब मीट करती है? इसके कुछ रेगुलर एनुअल सेशंस होते हैं, हर साल ये
होते हैं, और कभी कभी जो स्पेशल सेशंस होते हैं उस टाइम पे भी जो है ये इनकी मीटिंग होती है। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फंक्शंस हैं, जिनमें सबसे पहला फंक्शन जो है, जिसमें हेल्थ असेंबली जो है वो डिटरमाइन करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ हैं वो क्या रहेंगी, और साथ ही साथ ये सुपरवाइज करता है फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को ऑर्गेनाइजेशन के, और रिव्यू करता है और अप्रूव करता है बजट को। और साथ ही साथ क्या होता है कि ये रिपोर्ट करता है इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल को इन अकॉर्डेंस विद एग्रीमेंट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस के बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है, तो उसकी रिपोर्ट इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को दी जाती है। अब इसमें जो सेक्रेटरीट होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, सेक्रेटरीट ये कंप्राइज करता है डायरेक्टर जनरल को, और साथ ही साथ इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है जो कि उसी टेक्निकल बेसिस पे लिया जाता है जो रिक्वायरमेंट होती है, और जो डायरेक्टर जनरल है वो अपॉइंट किया जाता है हेल्थ असेंबली द्वारा ऑन द नॉमिनेशन ऑफ बोर्ड ऑन सच टर्म्स एज द हेल्थ असेंबली में डिटरमाइन। तो हेल्थ असेंबली जो कि डिटरमाइन करती है उसके नॉमिनेशन के बेसिस पे डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट किया जाता है, जो कि पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो काम है वो देखता है। मेंबरशिप एंड एसोसिएट मेंबरशिप्स। अब मेंबरशिप और एसोसिएट मेंबरशिप इसमें क्या होती है दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स से ही आते हैं। ओके, यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स जो हैं वो मेंबर्स ऑफ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके बन सकते हैं मेंबर्स, और जो टेरिटरीज़ या ग्रुप्स ऑफ टेरिटरीज़ होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं होती फॉर देयर कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, वो एडमिट होती हैं एज एसोसिएट मेंबर्स बाय हेल्थ असेंबली। अब इसमें WHO का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि वर्ल्ड के लिए इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्राइमरी जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं विद डिफरेंट गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ वो होते हैं कंट्री ऑफिसेज ऑफ WHO के जो अलग अलग ऑफिसेज होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, वो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं गवर्नमेंट्स के साथ। और ये क्या प्रोवाइड करता है, ये जो ऑफिसेज हैं ये टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हेल्थ मैटर्स पर, और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस आ रही हैं उनको जो है गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं, एंड गवर्नमेंट को रिले करते हैं रिक्वेस्ट और रिक्वायरमेंट्स, ताकि वो मेंटेन कर पाएँ पर्टिकुलर जो डिमांड होती है WHO की और उस पर्टिकुलर हेल्थ स्टैंडर्ड की। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, ये इन्फॉर्म करते हैं होस्ट गवर्नमेंट को डिजीज़ आउटब्रेक्स के बारे में आउटसाइड द कंट्री या फिर इनसाइड द कंट्री, ताकि वो उसको रेगुलेट कर पाएँ। इसके बाद ये एडवाइस करते हैं और गाइड करते हैं पब्लिक हेल्थ को टू अदर UN एजेंसी ऑफिसेज इन द कंट्री। दूसरे जो UN के एजेंसी ऑफिसेज हैं उनको भी ये एडवाइस करता है। दोस्तों, इसके साथ साथ इन एडिशन टू गवर्नमेंट्स के साथ साथ वो WHO जो है वो कोऑर्डिनेट करता है दूसरी UN एजेंसीज के साथ, डोनर्स के साथ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs के साथ और प्राइवेट सेक्टर्स के साथ। अब इसके कुछ और जो कंट्रीब्यूशंस हैं जो कि ये प्रोवाइड करता है वो इस प्रकार से हैं। दोस्तों, WHO जो भी इंटरनेशनल हेल्थ वर्क करता है उसके बेनिफिट जो हैं सारी कंट्रीज़ को मिलते हैं, इंक्लूडिंग वो कंट्रीज़ भी जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल दी गई है कि ऑल नेशंस हैव बेनिफिटेड फ्रॉम देयर कंट्रीब्यूशन टू द WHO प्रोग्राम्स दैट लेड टू द ग्लोबल एरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स की एरेडिकेशन के लिए जो ग्लोबल एरेडिकेशन हुई थी इसकी, उससे जो है सारी कंट्रीज़ को बेनिफिट हुआ है। एंड प्रमोट बेटर एंड चीपर वेज ऑफ कंट्रोलिंग ट्यूबरकुलोसिस को भी बेटर तरीके से उसको कंट्रोल करने के लिए और उसको
प्रमोट करने के लिए चीपर वेज जो हैं वो WHO ने प्रोवाइड किए हुए हैं। WHO ये बिलीव करता है कि जो इम्यूनाइजेशन है फॉर 6 मेजर कम्युनिकेबल डिजीजेस ऑफ चाइल्डहुड, जो कि है डिफ्थीरिया, मीजल्स, पोलियोमाइलिटिस, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस और वूपिंग कफ, उसके जो इम्यूनाइजेशन जो वैक्सीन्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए टू ऑल चिल्ड्रंस हु नीड इट। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट इसका फंक्शन है। During the first decade, the WHO focused major attention on specific infectious diseases afflicting millions of people in the developing countries. दोस्तों, WHO के बनने के 10 साल बाद तक इन्होंने सिर्फ जो मेजर अटेंशन दिया था वो स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीज़ के ऊपर दिया था। जो इन्फेक्शियस डिजीज़ थे उनके ऊपर इनका मेजर फोकस था। जो भी मिलियंस ऑफ पीपल डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो इससे अफेक्टेड थे इन्फेक्शियस डिजीज़ के ऊपर, उनकी रोकथाम के लिए इसका मेन जो है ऑब्जेक्टिव इसका रहा था। तो ये थे कुछ इसके फंक्शंस। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इंडिया से रिलेटेड और WHO का क्या रोल है। दोस्तों, इंडिया WHO का पार्टी मेंबर 12 जनवरी 1948 को बना था और इस WHO का जो रीजनल ऑफिस है साउथ ईस्ट एशिया का, वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। दोस्तों, WHO का जो इम्पोर्टेंट काम था इंडिया के को लेकर वो था स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन को लेकर। दोस्तों, 1967 में स्मॉल पॉक्स के केसेस जो थे इंडिया में वो 65% ऑफ द वर्ल्ड केसेस के बराबर थे। 65% केसेस जो इंडिया में ही थे, जिसमें लगातार 26,225 केसेस जो थे जिनमें डेथ हुई थी। तो इससे लड़ना जो है बहुत मुश्किल हो गया था इंडिया के लिए उस टाइम पे। तो उस टाइम पे 1967 में WHO ने एक लॉन्च किया था एक प्रोग्राम जिसका नाम था इंटेंसिफाइड स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के तहत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स जो हुए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी, उसकी वजह से जो है स्मॉल पॉक्स को हटाने में, इरेडिकेट करने में बहुत मदद हुई थी इंडिया की इन 1977 तक। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था WHO का इंडिया को लेकर। दोस्तों, स्मॉल पॉक्स के साथ साथ WHO ने पोलियो इरेडिकेशन में भी हेल्प किया इंडिया को। तो पोलियो से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो स्टार्ट हुई थी 1988 में। इस टाइम पे जो ये डिज़ीज़ जो है अपनी पीक पे स्टार्ट हुआ था इंडिया में, और यहाँ पर WHO ने एक प्रोग्राम रिलीज़ किया था। इस टाइम पे एक इनिशिएटिव लिया था, ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव, जो कि हेल्प करता और टेक्निकली और फाइनेंशियली हेल्प करता इंडिया को। तो यहाँ पर इसने हेल्प किया WHO ने यहाँ पर भी। और पोलियो कैंपेन 2012, इसमें भी जो है इंडियन गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप किया था यूनिसेफ के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सकें और यूनिवर्सल अवेयरनेस जो हैं वो बता सकें, लोगों को अवेयर कर सकें कि उनको वैक्सीनेट करना है चिल्ड्रंस को अंडर द एज ऑफ 5 अगेंस्ट पोलियो। सो इन रिज़ल्ट्स के बाद जो एफ़र्ट्स हुए, इसका ये रिज़ल्ट हुआ था कि इंडिया जो है पूरी तरीके से एंडेमिक कंट्रीज़ की लिस्ट से हट गया था 2014 में। दोस्तों, चलिए अब हम जान लेते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कंसर्न्स के बारे में, जो कि फ्यूचर कंसर्न्स हैं WHO के। इसमें जो सबसे पहला कंसर्न है वो है एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि लगातार हो रहा है। तो इसमें जो एयर पोल्यूशन के कारण से बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, डिफरेंट डिजीज़ जो हैं हो रहे हैं ह्यूमंस को। दोस्तों, इसमें ये देखा गया कि 9 आउट ऑफ 10 पीपल जो कि ब्रीथ करते हैं पोल्यूटेड एयर को हर दिन। और 2019 में ये देखा गया
कि एयर पोल्यूशन जो है ग्रेटेस्ट एनवायरमेंटल रिस्क है हेल्थ के लिए फॉर द पीपल, फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। सो इसमें ये देखा गया कि जो माइक्रोस्कोपिक पोल्यूटेंट्स हैं जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि पेनेट्रेट करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम्स में और हमारे लंग्स, हार्ट, ब्रेन को जो है वो डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से हर साल 7 मिलियन पीपल जो हैं प्रीमेचुरली ये इन डिजीज़ के थ्रू ये मर जाते हैं। तो जो प्राइमरी कॉज है इस एयर पोल्यूशन का वो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से जो पोल्यूशन होता है उसको कम कैसे करना है, ये एक कंसर्न है WHO के लिए। सो इसके साथ साथ दूसरा जो कंसर्न, जो बड़ा कंसर्न है WHO के लिए, वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अब कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जिसमें डायबिटीज़ आता है, कैंसर आता है, हार्ट डिजीज़ आते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं 70% ऑफ डेथ्स वर्ल्ड वाइड, जिनमें आते हैं 41 मिलियन पीपल। सो इसके ये जो डिजीज़ हैं इनकी जो राइज होती है वो 5 मेजर फैक्टर्स से होती है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो टबैको यूज़ होता है, दूसरा होता है फिज़िकली हम इनएक्टिव रहते हैं, या फिर हार्मफुली हम यूज़ करते हैं अल्कोहल को, या फिर अनहेल्दी डाइट्स हम फॉलो करते हैं आजकल, या फिर एयर पोल्यूशन, उसकी वजह से भी ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। सो जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं उसको प्रमोट करता है, साथ ही साथ जो सुसाइडल टेंडेंसीज़ हो रही हैं आजकल 15 to 19 ईयर के जो यंग वंस हैं उनमें, सो उसमें भी जो है हमें सुधार की ज़रूरत है। तो WHO का ये भी कंसर्न है। दोस्तों अगला मेजर कंसर्न जो WHO के लिए है वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जो भी बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और वायरसेस और फंजा हैं वो मॉडर्न मेडिसिन्स को रेजिस्ट कर रहे हैं, वो उनसे थ्रेटन नहीं हो रहे और वो सरवाइव कर रहे हैं उन मेडिसिन्स के इफ़ेक्ट को। सो इसको भी जो है कैसे WHO ने इसको रेगुलेट करना है वो भी जो है इसके लिए मेजर कंसर्न है। उसके बाद इबोला एंड अदर हाई थ्रेट पैथोजेंस जो हैं, जैसे कि अब इबोला है, कोरोना जो वायरस है जिससे बहुत सारे लोग जो हैं ऑलरेडी मर चुके हैं। तो ये वायरसेस जो हैं लगातार, जो हर साल कुछ नया वायरस आ जाता है, तो ये वायरसेस का जो है सबसे बड़ा कंसर्न है WHO के लिए, जिसमें इबोला भी आता है और कोरोना वायरस भी आता है। तो दोस्तों ये हैं कुछ फ्यूचर कंसर्न्स ऑफ WHO। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी WHO को लेकर। ये जो GKSSB सब इंस्पेक्टर का जो ये पेपर है जिसमें हमने कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमने पढ़ना है, तो इसमें ये पहली वीडियो आज की क्लास की थी, वो थी WHO के ऊपर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। सो आप JKSSB सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कंपाइलर की जो पोस्ट आई हुई हैं कश्मीरी पंडित्स के लिए, उसकी प्रिपरेशन अब लगातार जारी रखिए। मैं लगातार वीडियोस लाता रहूँगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।